बोला प्रमुख साहब। सितम करोगे, सितम हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष विधानसभा में एक एक आदेश उन्होंने जो हेरा का मामला हो, जितने भी कार्यक्रम किए सब किसान हित में। जनाब अताउर रहमान साहब किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बात करना चाहता हूँ, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के भी नहीं है, ना किसानों के हैं, ना मजदूरों के हैं, ना गरीबों के हैं। साथियों, इस शेर के साथ मैं अपनी बात, सितम करोगे, सितम करेंगे। साथियों, हम आ गया कि नहीं हम सारे बैंकों को नहीं। चौधरी साहब 22 में विधानसभा चुनाव है, तरह सारे किसान आगे आएंगे तो तभी मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे। तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब 22 का चुनाव कहते हैं ना 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय 83 स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित, ताकि ये संदेश कहीं ना जाए कि बीजेपी इस मुद्दे पे हावी है। कितना ही पैसा लगा लें, कितना बड़ा तंत्र इनके साथ, तो कैसे ही बड़े बड़े नेताओं को भेजें, लेकिन मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पे भी लोग फैसला लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोग मतदान करेंगे। जब तक हल नहीं निकलता तब तक हमें भी सड़क पर क्या लगता है सर, पंचायत से बंगाल चुनाव पे असर पड़ेगा? हर चुनाव पे पड़ेगा। मैंने तो बंगाल की बात यहाँ पे, बंगाल पे जो है राजेश टिकैत वहाँ जाके स्टेट पर हो गए, एक तरीके से मीडिया दिखा रहा है कि ममता के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ममता फाइटर है, उनमें क्षमता है, और चोटिल होने के बाद भी जैसे कोई चोटिल शेरनी हो, उदाहरण नहीं है। तो यही उम्मीद है कि जनता इस चीज़ों को पहचानेगी, इन गुणों को पहचानेगी, उन्हें ताकत देगी। हर चुनाव में जब तक बीजेपी की मुखालफत लोग नहीं करेंगे, उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे, जो एक भाषा वो जानते हैं, वोट की चोट नहीं देंगे, तब तक ये असरदार आंदोलन नहीं होगा। किसान आंदोलन में एक तरीके से ये सामाजिक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी हमारे बीच में आकर जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को इजहार कर रहे हैं, बात सरकार को महसूस करनी चाहिए। सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया, 111 दिन हो चुके तब भी डट के बैठे हैं, और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी ये लोग हमारे किसान देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं, वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं। यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे एक भी नहीं करने की बात नहीं आई थी। लेकिन महंगाई जरूर, किसान की आय दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहिए, और जो बिजली 250% महंगी हो गई उससे भी किसानों की लागत है। चौधरी साहब, किसानों और पत्रकार बंधुओं, बात लंबी चौड़ी नहीं करना है, क्योंकि आज हमें चौधरी साहब को सुनना है, जयंत चौधरी साहब को सुनना है, और इनको ही सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं।
मैं सिर्फ बार बार किसी बात को दोहराना वो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। कई नेताओं ने अभी तमाम सारी बातें रखी, 3 कानूनों के बारे में बातें रखी। मैं एक ही बात आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, मित्रों, ये जो अभी हमारे सामने चौधरी साहब बोल रहे थे, बताया उन्होंने कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से बताना। ये बताओ, ये जो 3 काले कानून हम लोग कहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, भाजपा कहती है ये किसानों के हित में है और हम लोग कहते हैं ये किसान के हित में नहीं है। लेकिन ये कानून है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, ये बनाए क्यों गए हैं, इसका दायरा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या आप लोग जानते हैं? आप बताओ ईमानदारी से, यहां से लेके पीछे तक बैठे हैं, ये तीनों कानून बने जो हैं, जिनको हम काला कानून कहते हैं, मौत का परवाना कहते हैं किसान का, ये है क्या? कोई हाथ उठा के बताओ पीछे से, यहां से लेके। बस 5 लोगों ने बताया कि मैं जानता हूं। ये 6 होगा और 7, और यहाँ हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं यही बात कहना चाहता था चौधरी साहब आपके सामने, इसी अज्ञानता का फायदा, इसी एक तरह से जो हमारी अज्ञानता है, हमारी भूल है, हम जानते नहीं है काले कानून है क्या, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं। आज आप किसी गांव में चले जाइए और गांव वाले से पूछिए, गांव के प्रधान को पूछिए कि प्रधान जी काले कानून क्या है, बोले मुझे तो पता नहीं। मैंने पूछा बीडीसी से, बताओ ये काले कानून क्या है, बोले मुझे पता नहीं। एक गांव के सबसे बड़े किसान से मैंने पूछा कि आप बताओ ये काले कानून है क्या, साहब मुझे पता नहीं। तो जब ये पता ही नहीं है कि ये काले कानून है क्या, तो फिर तब भी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे चलेगी बात भाई? तब भी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। जानना चाहिए हम लोगों को, पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैं नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि 3 कानून हो गए, 3 कानून हो गए, यही कहते कहते रट्टा लगा के 3 महीने से ज्यादा हो गए। ये भी बताना चाहिए किसान भाइयों को, गांव के लोगों को कि 3 कानून हैं क्या और क्यों तुम्हारे हित में नहीं है, क्यों हमारे खिलाफ है। और ये भाजपा वाले जो झूठ बोलते हैं, ये काला झूठ बोलते हैं, इनका झूठ है कैसे, ये जानना जरूरी है। एक कानून के बारे में बता दूं आपको, और बाकी सारे कानून वो अगर लागू होता है तो सारे कानून अपने आप ही खत्म, अगर वो खत्म तो सारे कानून खत्म। उत्तराखंड से लाया गया है, जिसकी कोई औलाद नहीं है, न होने की उम्मीद है, दिल्ली में बैठे हैं, उनका भी कुछ नहीं है। और बात सुनो, जिसकी औलाद या जिसका कोई वारिस नहीं होता है, उसका दिल पत्थर का हो जाता है। इसीलिए जो फैसले आ रहे हैं, बहुत कर रहे आ रहे हैं। आज खाली किसान परेशान नहीं है, आज वो व्यापारी भी परेशान है, जो मझले व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं। आज वो बेरोजगार नौजवान भी परेशान है, जिसके वालिदैन ने, जिनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। जिस हिसाब से सांप्रदायिक उसको ले जाके खड़ा किया गया था, क्या लगता है कि आपको वो जो कांग्रेस टूटेगा इसमें ताकत है, इस इशू में वो ताकत है, पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पे आता है। कई दौर आए, कास्ट की आइडेंटिटी चली, रिलीजियस आइडेंटिटी, उससे ऊपर उन्होंने दिखाया कोई हिंदू बन जाओ, खतरे, इस तरह की भावना उन्होंने उसाई मेजॉरिटी को। अब ये फार्मर की आइडेंटिटी से भाई, जो यूथ खेती जिसने एक भी दिन ना करी हो लेकिन खेत है उसके, पुश्तैन है, काम है उसके फैमिली का, वे भी इस मुद्दे से जीन्स पहनी, टी-शर्ट पहनी है, गाड़ी चलाता है, शहर में नौकरी करता है, वो भी गांव में जाकर किसान नेता जिंदाबाद का नारा ले रहा है। तो ये बड़ी पावरफुल वो है। अब तक रिलीजियस जो बात की आपने, वो एक टाइम था राम मंदिर वाला, ये जो टाइम आया ये उससे भी खराब था। खराब तो था जब रामनवमी के दिन दंगा हो रहा है, देश का झंडा, किसी भी त्योहार का मतलब हो गया देश का झंडा लेकर चलो और दूसरी कम्युनिटीज में घुसो, बदतमीजी। पहले तो कुछ नहीं होता, त्योहार का मतलब होता था मिठाई खाओ, गले मिलो, खुशी मनाओ। अब त्योहारों के दिन तनाव होने लगे। बिहार में 26 जनवरी को दंगे हो गए, मस्जिद का घेराव हो रहा है 26 जनवरी, क्या मतलब टेंशन तो बढ़े। और ये तो आप सोचो ना,
तो मुझे नहीं लगता देश में कोई भी शासक हो वह नहीं चाहता कि दंगा भड़के या तनाव बढ़े। ये अनोखे लोग, इनकी तो भाषा चाहिए। मुख्यमंत्री आएंगे वो 2013 से शुरुआत करेंगे, 2013 में करेंगे मुजफ्फरनगर दंगा दंगा कैराना। इसके अलावा पश्चिम में जब आते हैं, जब पाँव रखते हैं, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। यही मेन इशू बना के करते हैं। दंगा मत बोलना। संजीव बालियान की अभी छपी है हेडलाइन, ये कहा दंगा नहीं बोले। मतलब शासक चाहता है कि जनता तनाव को ना बोले, दंगे की याद हमेशा बनी रहे। मतलब इनकी वोट वहाँ है, हाँ, इनकी ताकत वहाँ। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, सियासी लोग भी अब